वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विपिन शर्मा आप लोगों का अपने चैनल एमबी क्लासेज पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आप लोगों को केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर से तीसरा पार्ट कंप्लीट कराया जाएगा। तो पहले अगर आपने हमारे 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले 2 पार्ट्स को देख लीजिए। उन पार्ट्स पर क्या था, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से आप लोगों को समझाया था। अब ये क्या है, थोड़ा डेरिवेशन वाले पार्ट हैं, इसलिए आप लोगों को मुझे समझाने के लिए बोर्ड पे आना पड़ा। और इसके आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप लोग जो पहले 2 पार्ट हैं उनके पीडीएफ मैंने डाल दिए हैं। और जिन पार्ट्स के मेरे पास पीडीएफ उपलब्ध हो सकेंगे और आपको मैं करा सकूंगा, उनके आपको मैं पीडीएफ ज़रूर दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ आप नोट करते चलें, ठीक है। तो पहले 2 पार्ट्स में हमने आपको ठोस के बारे में बताया, ठोसों के प्रकार बताए थे, ठीक है, निबिड के बारे में बताया, ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे एकक कोष्ठकाओं में संकुलन क्षमता, ठीक है। एकक कोष्ठका भी आप लोगों को हमने बताई थी पिछली वीडियोज में। तो यहाँ से अब हम आपको बताएंगे संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। आप लोगों को ये मार्कर दिख रहा है, तो इस मार्कर के अंदर इसके कितने % भाग में इंक भरी हुई है, वो उस इंक की क्या है, संकुलन क्षमता है। उसके अंदर कितनी कैपेसिटी, कितने % भरी हुई है, वो क्या है, उसकी संकुलन क्षमता है, ठीक है। तो कोई भी आप बॉक्स लेंगे, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर आप गेहूं भरेंगे या कोई भी अन्य चीज़ भरेंगे, तो उस गेहूं के दानों के बीच में भी कुछ स्पेस रहेगा। आप सबके घर में टंकियां होंगी अनाज रखने के लिए, उसमें क्या है कि जब कोई भी अनाज हम रखते हैं तो कुछ खाली जगह रह जाती है उन कड़ों के बीच में। तो कितने % उस जो पात्र है उसको भरा गया है, वही उसकी क्या है, संकुलन क्षमता है। तो एक बार इसकी परिभाषा को समझेंगे। अवयवी कणों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर, अवयवी कणों को आप किसी भी प्रकार से संकुलित करेंगे, संकुलित का मतलब है पैक करने पर, संकुलित होने पर कुछ स्थान रिक्तियों के रूप में सदैव रह जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ भरेंगे तो उसमें खाली जगह जरूर रह जाएगी कोई ना कोई, ठीक है। और संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह % है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। जो कणों द्वारा भरा गया भाग है वो कुल स्थान का कितने % है, वही क्या है, संकुलन क्षमता है। तो संकुलन क्षमता का ये सूत्र होता है, संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है, ठीक है। तो जो पैकिंग है एकक कोष्ठिका की पैकिंग पर आधारित होगी। तो यहाँ से आगे आपको मैं डेरिवेशंस कराऊंगा, आप इसे या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो इसी में सबसे पहला पार्ट है सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो देखिए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, कैसी एकक कोष्ठिका आप लोगों को मैंने बताई थी, आपको याद होगा अगर आपने हमारी स्टार्टिंग की वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख लें, ठीक है। तभी आप लोगों की अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों के बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए। और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहीं हम बोर्ड पर आएंगे, नहीं तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ज़रूरत दिखी तो मैं आया। तो मैंने क्या बताया था कि इसके जो सभी कोने हैं उन सभी कोनों पर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या बताया था, इसके सभी कोनों पर परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 कोने, 8 कोनों पर परमाणु होते हैं, ठीक है। और परमाणु किस प्रकार से ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, इस प्रकार से, ठीक है। ये भी आपस में सभी परमाणु ज्वाइन करते हैं। अब देखिए, इस सरल घनीय एकक कोष्ठिका की मान ली मैंने जो भुजा की लंबाई है वो क्या है, a है। तो जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका है उसकी मैं क्या मान लूँ, भुजा की लंबाई, भाई देखो कोई घन है, घन की भुजा की लंबाई मैं क्या मान रहा हूँ, a मान रहा हूँ। और जो गोला है, और उस गोले की, भाई जो कोई परमाणु अब किस रूप में होगा, गोले के रूप में, और उसकी त्रिज्या क्या मान लें हम, r मान लें। तो मैंने आपको सरल घनीय एकक जो कोष्ठिका होती थी उसमें आपको बताया था
कि कितने परमाणु होते हैं। तो देखो पहले तो हमें ये जानना होगा कि परमाणुओं की संख्या क्या है। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होती थी इसके अंदर, तो क्योंकि इसके 8 कोनों पर परमाणु होते थे 8, लेकिन एक 8वां हिस्सा ही एक परमाणु के हिस्से में आता था। ठीक है, तो इसमें परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, सॉरी 2 नहीं 1 होगी। ठीक है, क्योंकि 8 इसके कोनों पर ही परमाणु हैं और हमें इसका कितना हिस्सा मिलता था, 1/8वां। ठीक है, अच्छा ये आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। अब देखिए संकुलन क्षमता, तो सरल घनीय एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता कैसे निकालोगे, तो संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठका का आयतन गुणा 100। यही आपको फॉर्मूला कराया था अभी। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है। अब इससे पहले हम क्या लिख लें, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दें, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे। माना एकक कोष्ठका की लंबाई बराबर a, लंबाई बराबर a, तथा परमाणु की त्रिज्या बराबर r। परमाणु की त्रिज्या क्या मान लें, r मान लें। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लगाएंगे तो संकुलन क्षमता कितनी होगी। देखो परमाणु कितने इसके अंदर, एक परमाणु है, और परमाणु कैसा आकार होता है, गोले जैसा, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन होता है, बटे एकक कोष्ठका। एकक कोष्ठका क्या है, एक घन है, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। इसे आगे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, गुणा 100 और आएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 गुणा आर क्यू बटे ए क्यू। अब देखिए गुणा 100 और है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, न तो आर मालूम है, आर और ए में संबंध निकालना है। तो आर और ए में संबंध होगा तभी हम इन दोनों को एक दूसरे को काट पाएंगे। तो आर और ए में संबंध हमें देखिए यहाँ से दिखेगा। देखो सरल घनीय एकक कोष्ठका है, तो मैं इसका एक कोई फेस बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का फेस होता है सरल घनीय एकक कोष्ठका का। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है, और ये यहाँ तक आर है, और ये आर है। तो चित्र से क्या दिख रहा है, ए बराबर 2r दिख रहा है, और क्या लिख देंगे तब, ए बराबर 2r, एक आर ये और एक आर ये किसके बराबर है, ए के। तो ए की जगह पे हम क्या लिख दें, 2r। ठीक है, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यू बटे, इसको क्या लिखें, 2r का क्यूब गुणा 100। ठीक है, यहाँ से, और इसे जब आगे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 और 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, आर क्यू बटे, देखो 2 का क्यूब करोगे तो 8, और आर का क्यूब करोगे तो आर क्यूब गुणा 100। आर क्यू से आर क्यू चला जाएगा। इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 4/3 गुणा 3.14 का 100 से गुणा करेंगे तो 314 आएगा बटे 8। ठीक है, इससे ये 2 बार चला जाएगा, और जब इसको इससे हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 157/3। ठीक है, 3 से भाग दे देंगे तो 52 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए 3 से भाग देंगे 157 को
तो 3 5 15 उतारेंगे 7, 3 दूनी 6, बचेगा तुम्हारा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9, ठीक है 3 3, तो 52.33% भाग को कवर करेंगे परमाणु। अगर संकुलन कैसा हो, सरल घनीय एक कोष्ठिका प्रकार का। क्लियर समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लें कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका की जो स्ट्रक्चर क्या होती है, वो उसके सभी कोनों पर एक एक परमाणु होता है, ठीक है। और जो परमाणु है का 8वां हिस्सा एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में आता है। एक परमाणु का 8वां हिस्सा, तो 8 परमाणु हैं इसके, तो इसके कितने हिस्से इसके उसमें आएंगे भाग, इसके कितना इसका भाग आएगा समझ में, 1 मिलेगा इसको, ठीक है। अब परमाणुओं की संख्या क्या होती है इसके अंदर, 1 होती है। मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इसको, आप देख लेना, लिंक मिल जाएगी ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना आप। अब देखो इसमें एकक कोष्ठिका की लंबाई मैंने क्या मान लिया, a मान ली, गोले की त्रिज्या क्या मान ली, r मान ली। अब देखिए यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि भुजा के बराबर कितने गोले आ रहे हैं, 2, ठीक है। 2 गोलों की त्रिज्या के बराबर हो रही है वर्ग की भुजा, तो a बराबर क्या हुआ, 2r। और ये हमें हर प्रकार की एकक कोष्ठिका में a और r में संबंध निकालना पड़ेगा। इसमें तो ये सरल था, आपने निकाल दिया यहीं की यहीं, लेकिन पहले मैं a और r में संबंध निकालूंगा, इससे आगे की मैं अब, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। a और r में संबंध हुआ, और संकुलन क्षमता का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, परमाणु का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। परमाणु कैसा है, गोले के आकार का, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³, ठीक है। और एकक कोष्ठिका कैसी है, घन के आकार की, और घन का आयतन होता है a³। ये याद रख लें आप, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³, और घन का आयतन, मैथमेटिक्स वाले तो सभी जानते होंगे इसको, a³, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो इनको एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगाया a और r में जो संबंध था वो संबंध मैंने यहाँ पर पुट किया, a की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, 2r। फिर मैंने इनको काट पीट किया, तो काट पीट करने के बाद क्या मिला, 52.33%, ठीक है। इतने आयतन को ही वो पैक कर पाएगी, ठीक है। चलिए अब इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इससे फिर आपको आगे बताऊंगा। अगर आप लोगों की समझ में कम आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और इससे पहले की वीडियो को देखिए, वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाइए, क्योंकि फिर इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ से आप लोगों के लिए एक डेरिवेशन बोर्ड परीक्षा में बन सकता है, ठीक है। और पूरी संभावना कि डेरिवेशन आएगा, या फिर 2-3 इसमें न्यूमेरिकल हैं, वो न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को बोर्ड पे ही कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब आपकी दूसरे प्रकार की क्या है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अब देखिए अंतः केंद्रित, इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड, BCC भी बोला जाता है, इसको ध्यान से समझ लेना, BCC, ठीक है। अब BCC की पैकिंग एफिशिएंसी की बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि BCC होती कैसी है आकृति। BCC में पहली चीज़ तो ये है कि ये सिंपल से ही बनती है, लेकिन थोड़ी सी इसमें स्ट्रक्चर क्या चेंज हो जाती है, इसके सभी कोनों पर परमाणु होते हैं, इसके साथ साथ इसके बॉडी के अंदर भी परमाणु होता है। इसके कोनों पर तो परमाणु होते ही होते हैं, और इसकी
बॉडी के बीच में भी एक परमाणु होता है। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको बताया था जब स्टार्टिंग कराई थी, तो परमाणुओं की संख्या होती है 2, परमाणुओं की संख्या बराबर 2। लेकिन अभी ए और आर में संबंध हमें निकालना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था। ए और आर में संबंध निकल के आएगा तभी हम पैकिंग एफिशिएंसी की गणना कर पाएंगे, कितनी पैकिंग एफिशिएंसी इसकी है। तो ए और आर में देखो, माना लिखो संबंध आएगा अभी, माना घन की लंबाई बराबर ए तथा गोले की त्रिज्या बराबर क्या है, आर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या आर है और घन की लंबाई ए है। परमाणु है ये गोला, ठीक है, गोला क्या है, परमाणु, और घन क्या है, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। अब आप एक कमरे की तरफ कल्पना कीजिए, कमरे में, ठीक है। अब देखिए ये कमरा है, कोई भी कमरे में क्या है कि एक गोला इधर रखा है, एक गोला इधर रखा है और एक ये इधर रखा है। आप एक दीवार के सबसे ऊपर वाले कोने की गणना कीजिए और एक ये सबसे नीचे वाले कोने की गणना समझिए आप, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बीसीसी में ए और आर में संबंध हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको नाम रख देता हूँ ए बी सी डी, रुकिए एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो मैंने ये कौन सा पार्ट निकाला है अभी, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो मैं जो पार्ट निकालूंगा वो निकाल रहा हूँ ए बी सी डी को। कौन सा पार्ट निकाल रहा हूँ, ए बी सी डी को। ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, ठीक है, ये ए है। तो ये वाली भुजा निकालूंगा मैं बी डी। तो बी डी बराबर क्या निकलेगा, बी डी बराबर निकलेगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। स्क्वायर रूट में पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज की कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज में, उसका वर्ग दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बी डी स्क्वेयर इक्वल टू क्या है, मैं ऐसे समझा देता हूँ तुमको, ठीक है। बी डी स्क्वेयर बराबर मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो बी डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2a स्क्वेयर, ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर क्या हुआ 2a स्क्वेयर, ठीक है। और ए स्क्वेयर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 2 पे रह जाएगा, तो अंडर रूट 2a। तो बी डी बराबर क्या निकला, अंडर रूट 2a, ठीक है। अब ध्यान से समझें कि गोला कहाँ रखा है, इसके सेंटर में रखा है। गोला कहाँ रखा है, इसके सेंटर में रखा है। तो देखिए एक गोला ये था, एक गोला ये है और एक गोला ये है, ठीक है। 3 गोले हैं, सेंटर में गोला रखा है। तो ए और आर में अब हम गोलों की त्रिज्या में और ए में संबंध निकालेंगे। तो ध्यान से समझें कि ये जो गोला है ये फर्श पर नहीं है, ये केवल मैंने क्या निकाला, कोई कमरा है, उस कमरे का ये फर्श है और फर्श का केवल मैंने ये विकर्ण निकाला है। लेकिन आप ये कल्पना करें, मैं भाई बोर्ड पे तो नहीं बिल्कुल क्लियर कर सकता, कि ये जो दीवार है, ठीक है, इस दीवार के यहाँ से और इस दीवार के इस कोने पर, ठीक है, मुझे एक लंबाई निकालनी पड़ेगी, तभी तो ये गोला यहाँ पर सेट होंगे, ठीक है। जब कोई घन है तो क्या एक गोला यहाँ बीच में रखा है, पूरे को कवर कर रहा है, एक गोला यहाँ पर है और एक इस कोने पर भी होगा, ठीक है। तो गोला सब जगह से टच करेगा। तो एक और नया जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए ये भुजा क्या है, एक, अब देखिए ये नया
नया क्या निकल के आएगा। अब देखो ये भुजा कितनी निकल के आई, √2a। ये भुजा क्या है, √2a, √2a, ठीक है, √2a। अब हम नया जो निकल के आएगा फिगर वो कुछ इस प्रकार होगा। अब √2a तो इसका बेस होगा और इसकी जो लंबाई ऊंचाई होगी वो a होगी। ये क्या होगी, √2a, ठीक है। अब इसको नाम मैं लिख देता हूँ XYZ, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि कोई कमरा है, उस कमरे की आप कल्पना कर रहे हैं, तो उस कमरे के अंदर कितनी बड़ी से बड़ी लोहे की छड़ आ सकती है, तो वो कैसे आप लेके आओगे, उसके विकर्णों से ही तो लेके आओगे। तो मैं ये विकर्ण निकाल रहा हूँ घन का, क्लियर सी बात ये है, ठीक है। तो इसे मैं जब निकालूंगा तो XZ बराबर क्या निकलेगा, √2a² प्लस a², ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² प्लस a², ठीक है। तो 3a² होगा √ के अंदर और √ रह जाएगा 3 पर और a आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो जो घन का जो विकर्ण निकला है वो कितना निकला है, √3a। घन का विकर्ण क्या निकला, √3a। अब जरा कल्पना कीजिए कि गोला यहाँ भी था, गोला यहाँ भी था और गोला यहाँ भी था, ठीक है। गोले की त्रिज्या क्या थी, r थी, ये भी r, ये भी r और ये भी r, ठीक है। कितनी r हुई, 1 2 3 4, 4 r कितने हिस्से में आ रही है, √3a में, ठीक है। तब 4r बराबर √3a, ठीक है। वो मैथमेटिक्स था उधर, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आप यहीं से कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं। तो 4r = √3a। तो यहाँ से a = क्या आएगा, 4/√3r। भाई ये इधर क्या है, गुणा का है, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। a बराबर 4/√3r, ठीक है। तो ये संबंध निकल के आया। या आप ये भी बोल सकते हो r बराबर √3/4a, ठीक है। ये दोनों संबंध आए। अब हमें निकालना क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये तो मैंने r और a में भी संबंध निकाला है, तो उसके लिए आप इसे नोट कर लीजिए और मुझे ये अब साफ करना पड़ेगा। तो संकुलन क्षमता बराबर, देखिए संकुलन क्षमता क्या होती थी, परमाणुओं का आयतन बट्टे एक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। तो परमाणु कितने इसके अंदर, 2 हैं, तो 2 परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है, 2 गुणा परमाणु का आयतन क्या है, गोले का आयतन 4/3 πr³ बटे एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा, a³, पहले से ही बता रहा हूँ आपको, घन का आयतन है, गुणा 100। अब हमें a और r में जो संबंध निकालना है उसी आधार पर इस संबंध को सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा, 2 गुणा 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 3.14, r कोई कर दो चलो, r³ अपॉन a क्या है, a बराबर देखिए 4/√3r, 4/√3r³ गुणा 100, ठीक है। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणा 4/3 गुणा 3.14 का 100 से करेंगे तो 314 गुणा r³ बटे r³, ठीक है। अब ये इसको समझ लें थोड़ा, अगर भाग में भिन्न है कोई भी तो वो गुणा में जब आएगी तो अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3 गुणा √3 गुणा √3, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितनी है, 3 है, ठीक है।
बटे 4 गुणा 4 गुणा 4। 100 का हम गुणा कर चुके हैं, 314 कर दिया इसको, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी ये RQ से RQ कट जाएगा, तो और ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। और ये इससे 2 बार चला जाएगा और 2 से ये चला जाएगा, 2 से 15 7 157, ठीक है। अब देखिए ये क्या बचा ऊपर, 157 गुणा √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा √3 बटे 3 गुणा 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो और इसको इससे ये काट देंगे और 157 गुणा 1.732, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है, निकाल सकते हैं आप, ये 4 है। और इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये कितने के अप्रोक्स आएगा, 68% के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। गुणा भाग आप कर ही लेंगे इसका, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 68% के अप्रोक्स। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका में जो आपका संकुलन होता है वो कितने परसेंट होता है, 68%, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक और एकक कोष्ठका कराऊंगा इसके बाद, वो है फेस सेंटर FCC, ठीक है, फलक केंद्रित सरल घनीय एकक कोष्ठका। चलिए नोट कर लीजिए। तो अगली जो एकक कोष्ठका है वो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता, इसे बोलते हैं शॉर्ट में FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिए फलक केंद्रित की भी मैंने आपको आकृति पहले बता दी थी, एक बार फिर समझ लें। फलक केंद्रित की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, इस प्रकार से होती है बेटा। फलक केंद्रित के कोनों पर तो सभी के परमाणु होते ही होते हैं, ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हर कोने पे परमाणु तो होना ही होना है। इसके क्या है, फेस में और होता है परमाणु, यही आपको बताया था, हर फेस पे परमाणु होगा, ठीक है, और कोनों पर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं कोई एक फेस यहाँ से उठा लेता हूँ, मैंने ये फेस उठा लिया इसका, ठीक है। तो परमाणु यहाँ भी है, परमाणु यहाँ भी है, और इसके फेस में बीच में भी है परमाणु, हर फेस पे भी होता है। तो इसमें मैंने आपको पहली बात तो ये बताई है, परमाणुओं की संख्या कितनी बताई थी, 4 बताई थी। परमाणुओं की संख्या बराबर 4, ठीक है। क्यों 4, ध्यान से समझें। ये एक फेस था और एक फेस इससे और टच में आ जाए तो एक फेस के हिस्से में यहाँ ये बीच वाला परमाणु कितना आएगा, आधा, ठीक है। और कोनों पे हैं परमाणु, ठीक है। कोनों के परमाणुओं से कितने परमाणु मिलते हैं हमको, एक परमाणु मिलता था। 6 फेस हैं और एक फेस से आधा मिलता है, तो कितने हो गए, 4 परमाणु, क्योंकि 3 फेसों से और एक कोनों से। ए और आर में संबंध हम समझेंगे, ये ए है, ये ए है, आर 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 आर, ठीक है, इसी प्रकार से होगा। तो ए बराबर क्या आएगा, 4r, ए बराबर नहीं है ये भाई, ए तो ये है, तो ये कितनी आएगी, √2a। अभी आपको मैंने बताया था ये ए है, ये ए है, तो ये भुजा कितनी आएगी, √2a। तो √2a बराबर 4r, ठीक है, दिया है √2a बराबर 4r, ठीक है। पिछली में आपको बताया था मैंने, आपको BCC बताई थी, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया, 4/√2r। और क्या लिख सकते हो इसको, 4 को √2 से हटाओगे तो क्या लिख दोगे, 2√2r। कैसे, 4 को क्या लिख सकते हो, 2/2, और इसको आगे क्या लिख सकते हो, √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2। नीचे क्या है, इसके √2 है, ठीक है। तो एक √2 से एक √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा,
2√2 से एक 2 मिलेगा और एक √2, ठीक है। तो a बराबर क्या मिला हमको 2√2r, ठीक है। a और r में ये संबंध हुआ। अब क्या निकालनी है हमें पैकिंग एफिशिएंसी, इसीलिए पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4 गुणा गोले कितने 4 हैं, 4 गोलों का आयतन 4/3 पाई r³ बटे ए का कोष्टिका का आयतन तो वही आना है AQ गुणा 100। जो संबंध है ए और आर में उस संबंध को लिख देंगे। तो 4 गुणा 4/3 गुणा 22/7 को क्या मैं 3.14 ही लिखूँगा बार बार अब, गुणा r³ गुणा 100 बटे ए बराबर क्या है 2√2r, 2√2r का क्यूब, ठीक है। इसे जब और आगे की तरफ हम लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा 16/3, 4 चौका 16/3 और 3.14 का 100 से करेंगे गुणा तो मिल जाएगा 314 r³ बटे 2√2 गुणा 2√2 गुणा 2√2 r³ से r³ चला जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ज़्यादा तो 16 गुणा 314/3 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 और √2 का √2 से करेंगे तो 2 और एक √2 बचेगा, ठीक है। और ज़्यादा इसे सॉल्व करेंगे तो 16 गुणा 314 बटे 8 या 24 दूनी 48 गुणा √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414, ठीक है। और इसे जब आगे तक सॉल्व करते जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 74% अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसमें से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सवाल आएंगे। एक तो ये खुद ही सवाल हैं, डेरिवेशन में पूछेगा कि एफसीसी में संकुलन क्षमता को आप बताइए कितनी होगी, ठीक है। अगर 5 नंबर में आता है तो इसी प्रकार से आपको डेरिवेशन करना होगा। और अब यहाँ से एक एक नंबर के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। सरल घनीय एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52% आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको बीसीसी बताया था, अंतः केंद्रित घनीय एक कोष्टिका। बीसीसी में कितना आया था 68 पॉइंट कुछ आया था, ठीक है। और तीसरी है फलक केंद्रित घनीय एक कोष्टिका, तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 74% अप्रॉक्स, ठीक है। तो तीनों की आपको संकुलन क्षमता मालूम चली। और क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार की घनीय एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता सबसे अधिक होती है, किसकी सबसे कम होती है। इस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा। एक चीज़ और है, न्यूमेरिकल्स में बेटा ये जरूर पूछा जाएगा एफसीसी में परमाणुओं की भागीदारी कितनी होती है, बीसीसी में कितनी होती है, सिंपल यूनिट क्यूब में कितनी होती है, ठीक है। तो तीनों और एक और भी मैंने बताए थे एंड सेंटर्ड अंतः केंद्रित की आप संकुलन क्षमता निकाल के हमको बताएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, हमारी किसी न किसी वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और हमें अंतः केंद्रित घनीय एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकाल के दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें, समय से पढ़ते रहें। इससे आगे वाली वीडियो को हम आपको कॉपी पर ही कराएंगे और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स वाली एक वीडियो और आपको मिलेगी केवल इस प्रकार से बोर्ड पर, ठीक है। और इसका PDF आपको मिलेगा नहीं, तो ज़्यादा परेशान ना हो। पहले वाले PDF हैं उनको आप नोट कर लें, उसके बाद इसको कर लें, अपनी साथ ही साथ कॉपी बनाते चलें। धन्यवाद।